आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम इस वीडियो में तमस उपन्यास का आज 18वां अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये है उपन्यास का अध्याय 18। तुर्क आए थे, पर वे अपने ही पड़ोस वाले गांव से आए थे। तुर्कों के ज़हन में भी यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे हैं, और सिखों के ज़हन में भी वे 200 साल पहले के तुर्क थे जिनके साथ खालसा लोहा लिया करते थे। यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में एक कड़ी ही थी। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे। सिर मध्य युग में घमासान युद्ध हुआ। 2 दिन और 2 रात तक चलता रहा। फिर असला चुक गया और लड़ना नामुमकिन हो गया। अब गुरु ग्रंथ साहब की चौकी के पीछे सफ़ेद चादरों से ढकी 7 लाशें पड़ी थी। 5 लाशों के सिर अपनी अपनी गोद में रखे 5 औरतें बैठी थी। बहुत आग्रह करने पर कुछ देर के लिए वे उठ जाती, पर तेजा सिंह के पीठ मोड़ने की देर होती कि वे फिर आ बैठती थी। 2 लाशों का वली वारिस कोई नहीं था। इनमें से एक लाश निहंग सिंह की थी, जो उस समय भी जब गोलियों की बौछार पड़ने लगी तो मूंछों को ताव देता हुआ छत पर खड़ा रहा था। दूसरी लाश सोहन सिंह की थी, जो शहर से फसाद रोकने के लिए आया था। यह आदमी गली के सिरे पर मारा गया था, जहां वह लड़ाई के दूसरे दिन युद्ध रोकने का एक सुझाव पेश करने शेख गुलाम रसूल से मिलने जा रहा था। उसकी लाश वहीं पड़ी रहती, पर कुछ मुसलमान गहरी रात गए उसे गुरुद्वारे के नज़दीक फेंक गए, सिखों को यह बताने के लिए कि यह है जवाब उस प्रस्ताव का जो तुमने सोहन सिंह के हाथ भेजा था। उसकी लाश एक और को पड़ी थी और उसे किसी ने गोद में नहीं ले रखा था। यूँ भी सोहन सिंह के मरने के कुछ देर पहले सोहन सिंह और मीरदाद दोनों ही की स्थिति अमन करने वालों की जगह मात्र हरकारों की रह गई थी। इनके अलावा बहुत सी लाशें कस्बे के अंदर जगह जगह बिखरी पड़ी थी। उन्हें ठिकाने लगाने का अभी सवाल ही नहीं उठता था। खालसा स्कूल के चपरासी की लाश स्कूल के आंगन में पड़ी थी। बलवे के दिन जब गुरुद्वारे में संगतें जमा होने लगी थी, चपरासी को हिदायत की गई थी कि वह स्कूल में ही डटा रहे। चपरासी की पत्नी जिंदा थी, लेकिन उसे नंबरदार ने घर पर रख लिया था, इसीलिए सही सलामत थी। माई भागा का लाश उसके घर के अंदर ही आंगन में पड़ी थी। माई भागा ने मरकर भी अपने जेवर बचा लिए थे, क्योंकि वे दीवार में गड़े थे और हमलावरों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। माई भागा का घर आग की नज़र होने से भी बच गया था, क्योंकि जुड़वा घर रहीम तेली का था। माई भागा की एक झापड़ पड़ने से ही जान निकल गई थी। बूढ़ा सौदागर सिंह भी मरा पड़ा था, उसे भी लोग गुरुद्वारे में पहुंचाना भूल गए थे। कुछ लाशें कस्बे के बाहर भी जगह जगह पड़ी थी। एक लाश कुएं के पास औंधी पड़ी थी। यह आदमी मुगालते में मारा गया था। यह कस्बे का भिश्ती अल्लाहर खां था, जो फिसाद के बावजूद अपनी मश्क लेकर चांदनी रात में कुएं पर चला आया था। शेख के घर में पानी का तोड़ा हो गया था और बच्चे पानी मांग रहे थे, और तभी भिश्ती मश्क उठाकर पानी लेने आ गया था, और शेख के घर की छत पर से ही सीधा अचूक निशाना उसकी पीठ पर लगा था। एक लाश किसी सरदार की थी, जो शहर से आने वाली सड़क पर पड़ी थी। फतेहदीन नानबाई, जिसकी दुकान गुरुद्वारे को जाने वाली गली के बाएं सिरे पर पड़ती थी, स्वयं तो बच गया था, लेकिन उसकी दुकान पर काम करने वाले दोनों छोटे छोटे लड़के मारे गए थे। फिसादों के बावजूद ये बच्चे भाग भाग कर दुकान में से बाहर आ जाते थे। कभी एक दूसरे के पीछे भागने लगते, कभी गली में खेलने लगते थे। इसके अलावा खालसा स्कूल में से आग के शोले अभी भी निकल रहे थे। बाई गली के सिरे पर नदी के ऐन ऊपर वाले हिस्से में सिखों के सभी मकान आग की नज़र कर दिए गए। दूसरी ओर कसाईयों की 3 दुकानें और तेली मोहल्ले के 3-4 मुसलमानों के घर अभी भी जल रहे थे। अब गुरुद्वारे में असला लगभग चुक गया था।
छत पर बैठा किशन सिंह हर मिनट 2 मिनट बाद एक आध गोली चला देता ताकि दुश्मन को मालूम रहे कि मोर्चा कायम है, वरना अंदर हालत पतली हो चुकी थी। सारे गुरुद्वारे में एक प्रकार की थकान छाने लगी थी। आंखें एक दूसरे को देखती पर मुंह से बोल नहीं फूटते थे। बारूद खत्म हो रहा है, ना जाने किसके मुंह से निकला था, पर जिसके कान में पड़ा वही निश्चेत ताकता रह गया। असला दूसरी ओर शेखों के किले में भी छुप गया था, पर उसे छिपाने के लिए बार बार दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर के नारे अब एक दिशा की बजाय 3 दिशाओं से आने लगे थे। नारे का जवाब गुरुद्वारे में से भी दिया जाता, पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ, पर नारों का खोखलापन अब किसी से छिपा नहीं था। मुखबरों की खबर थी कि मुसलमानों को बाहर से कुमुक पहचानने वाली है, जबकि सिखों का संपर्क बाहर से कट गया था। 2 आदमी छिपे लुके कहूटा की ओर कुमुक के लिए भेजे गए थे, जो अभी तक लौटकर नहीं आए थे। युद्ध परिषद का विचार था कि पैसे दे लेकर सुलह कर ली जाए, और उन्होंने अपने एलची द्वारा शेखों से बात शुरू कर भी दी थी। गुरुद्वारे के अंदर दरवाजे के पास युद्ध परिषद के 5 सदस्य तेजा सिंह जी के साथ समझौते की शर्तों पर विचार कर रहे थे। 2 लाख मांगते हैं। 2 लाख हम कहाँ से दें? तेजा सिंह ने आवेश में कहा। आपने छोटे ग्रंथी को क्या कहलाकर भेजा था? एक सदस्य ने पूछा। समझौते की बातचीत के लिए तेजा सिंह ने सोहन सिंह के मर जाने के बाद मीरदाद को बिचौलिया बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह फसाद से पहले सुलह कराने की कोशिश करता रहा था। पर उसे जब पता चला कि रुपया ले देकर गोली चलाना बंद होगा, तो उसने मुंह फेर लिया। लाचार होकर तेजा सिंह ने ग्रंथी के छोटे भाई, जिसे सभी छोटा ग्रंथी कहकर पुकारते थे, संदेश देकर भेजा था। मैंने कहा था 20-30 हज़ार कहना, तेजा सिंह ने कहा, पर वे 2 लाख मांगते हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी हालत कमज़ोर पड़ गई है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। पंसारी हीरा सिंह ने तैश में आकर कहा, हमने उनके कम आदमी नहीं काटे हैं, 19-20 का ही फर्क होगा सिंह जी। यह बदकिस्मती हमारी कि असला चुक गया। दूर से फिर आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। जेवर गहने कितने इकट्ठे हुए हैं? एक और सदस्य ने पूछा। तेजा सिंह जी उठकर गुरु ग्रंथ साहब की चौकी के सामने रखे एक बक्से के पास गए। उसे खोलकर उन्होंने गहनों को, जो स्त्रियां अपने शरीर पर से उतार कर डाल गई थी, अपने दोनों हाथों में लिया और उनके वजन का अंदाज़ा लगाते हुए उनका मूल्य आंकने लगे। 20-25 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होगा। वे 2 लाख मांगते हैं, हम 2 लाख कहाँ से लाएं? देना चाहें तो 2 लाख आप अकेले दे सकते हैं तेजा सिंह जी, आपने बड़ी माया इकट्ठी की है। पर तेजा सिंह ने इस टिप्पणी की और कोई ध्यान नहीं दिया। कहो 50 हज़ार देंगे? 50 हज़ार बहुत कम है, वे नहीं मानेंगे। तुम कह के तो देखो, नीचे से शुरू करोगे तो कहीं 1 लाख पर फैसला होगा। तेजा सिंह ने छोटे ग्रंथी को बुला भेजा। जाओ ग्रंथी जी, उनके साथ 1 लाख तक फैसला कर लो, पर शर्त यह है कि बाहर से आने वाले लोग नदी पर चले जाएं, फिर अपने 3 नुमाइंदे भेज दें, हमारे आदमी थैलियाँ लिए खड़े होंगे। छोटे ग्रंथी ने हाथ बांधकर कहा, सत वचन महाराज, पर अगर उन्होंने कहा कि थैलियाँ पहले दो, हम नदी पार बाद में करेंगे, तो मैं क्या कह दूँ? इस पर पंसारी फिर तैश में आ गया। क्यों, क्या हमारी ज़बान का एतबार नहीं है? क्या हम लाहौरिये हैं, अमृतसरिये हैं कि आज कुछ कहें और कल कुछ? हम सैयदपुर के रहने वाले हैं, हमारी ज़बान पत्थर पर लकीर होती है। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूँ पर, लुकाटों के बागों पर, या यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाच था। और इसी भांति अपनी मेहमानवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाच था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर के लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोककर मैदान में कूदे थे। चांद फिर निकल आया था।
जिससे मोर्चे वालों को रात का दृश्य भयावह लगने लगा था। आज रात फिर गोलाबारी हुई तो कुछ भी हो सकता है, आगजनी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है। अब सभी निर्णय गलत जान पड़ने लगे थे। गुरुद्वारे में इकट्ठा होना भूल थी, शेख गुलाम रसूल और उसके साथियों से बातचीत तोड़ देना भूल थी। इन भूलों का कोई अंत नहीं था। अगर दुश्मन पर गालिब आ जाते तो यही भूलें रणनीति में बढ़िया चालें मानी जाती। शेख गुलाम रसूल के घर के बाहर चबूतरे पर कुछ लोग बैठे बतिया रहे थे। अपनी लाशें ठिकाने लगाने का इन्हें भी मौका नहीं मिला था, मगर जहां गुरुद्वारे की स्थिति एक घिरे हुए स्थान की सी थी, वहां शेखों का मकान खुली जगह पर था। उसका संपर्क आसपास के सभी गांवों से था। चबूतरे पर बैठे मुजाहिद बाहर से आए थे। सभी अपने अपने कारनामों के किस्से सुना रहे थे, अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। हम जब गली में घुसे तो कराड़ भागने लगा, कोई इधर जाए कोई उधर जाए। हिंदुओं की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ गई। हमने देख लिया जी। सीधे 10-12 आदमी उसके पीछे छत पर पहुंच गए। वह छत की मुंडेर लांघकर दूसरे घर की छत पर जा रही थी। जब हमने उसे पकड़ लिया, नबी, लालू, मीरा, मुर्तजा बारी बारी से सभी ने उसे दबोचा। ईमान से एक ने संशय से पूछा, कसम अल्लाह पाक की, जब मेरी बारी आई तो नीचे से ना हूँ ना हाँ वह हिले ही नहीं। मैंने देखा तो लड़की मरी हुई और वह खोखली सी हंसकर बोला, मैं लाश से ही जना किए जा रहा था। ईमान से उसके साथी ने हुंकारा सा भरते हुए कहा, कसम कुरान शरीफ की, मैं ठीक कहता हूँ, पूछ ले जलाल से। यह भी वहीं पर था। तभी हमने देखा औरत मरी हुई है और उसने मुंह टेढ़ा करके थूक दिया। एक और मुजाहिद सुनाने लगा, वक्त वक्त की बात है, एक बागड़ी औरत को हमने गली में पकड़ा। हम कराड़ों के घर के अंदर से निकल रहे थे। ऐसा हाथ चल रहा था जो सामने आता एक बार में गर्दन साफ हो जाती। यह औरत सामने आई तो चिल्लाने लगी, हरामजादी कहे जा रही थी, मुझे मारो नहीं, मुझे तुम सातों अपने पास रख लो, एक एक करके जो चाहो कर लो, मुझे मारो नहीं। फिर क्या, अजीज़ ने सीधा खंजर उसकी छाती में मारा, वही खत्म हो गई। ढलान पर छिटकी चांदनी में छोटा ग्रद्दी धीरे धीरे ढलान पर उतर रहा था। नदी के किनारे मुसलमानों के नुमाइंदे संधि वार्ता के लिए खड़े थे। गुरुद्वारे की एक खिड़की से ढलान नजर आती थी, इसीलिए बहुत से लोग दम साधे छोटे ग्रंथी की ओर देखे जा रहे थे। चांदनी रात में बस एक काया सी नीचे उतरती नजर आ रही थी। तभी छत पर भागते कदमों की आवाज़ आई और एक निहंग सिंह ने वहीं से आवाज़ दी, पश्चिम से बलवाई आ रहे हैं। दुश्मनों को कुमक मिल गई है। और देखते ही देखते दूर से सचमुच बलवाइयों की परिचित आवाज़ कानों में पड़ी, ढोल बजने की आवाज़ और अल्लाह अकबर के नारे की आवाज़। तेजा सिंह का चेहरा उतर गया। बड़ा ग्रंथी जो खिड़की से जुड़ा अपने छोटे भाई को ढलान उतरता देख रहा था, चिल्ला उठा, मत जाओ मेहर सिंह, लौट आओ। पर छोटे ग्रंथी ने नहीं सुना। वह बराबर नदी तट के गोल गोल पत्थरों पर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ नीचे उतरता जा रहा था। लौट आओ मेहर सिंह, आ जाओ, बड़े ग्रंथी ने कहा। फिर अनेक आवाज़ें उठी। छोटे ग्रंथी ने एक बार रुककर पीछे की ओर देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। ढोल पीटते और बढ़ते आ रहे बलवाइयों की आवाज़ें और ज़्यादा नज़दीक आती जा रही थी। जवाब में अब नदी तट पर खड़े मुजाहिद भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे थे। छोटा ग्रंथी चांदनी रात की सफ़ेद और काले बड़े बड़े चित्तों की रोशनी में खोता चला जा रहा था। खिड़की में से अब बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कुछ लोग ग्रंथी से मिलने आगे बढ़कर आए हैं। फिर उन्हें यह भी लगा कि लोगों ने ग्रंथी को घेर लिया है। फिर यह भी कि कुछ लाठियाँ उठी हैं। चांदनी में कोई चीज़ चमकने भी लगी थी, जो या तो किसी की कुल्हाड़ी थी या छोटे ग्रंथी की तलवार थी। और शीघ्र ही अल्लाह अकबर का नारा फिर से बुलंद हुआ था। तेजा सिंह को काटो तो खून नहीं, बड़ा ग्रंथी बदहवास होकर चिल्लाया, मारा गया, मेरा भाई मारा गया। और बिना सोचे समझे नंगे पाँव निहत्था गुरुद्वारे में से निकलकर गली पार करके ढलान उतरने लगा। रोको रोको इसे, किसी ने चिल्लाकर कहा, जिस पर दरवाजे पर तैनात निहंग सिंह ग्रंथी के पीछे लपका और ढलान के बीचों बीच जाकर उसे कमर से पकड़ लिया और फिर उसे बाहों में उठाकर वापस लाने लगा। ढोलक मंजीरे की आवाज़ें गांव में पहुंच चुकी थी। चारों ओर से नारे गूंजने लगे थे। फिर से गोलियां दागी जाने लगी थी। लोग इधर उधर भागने लगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हवा को चीरता हुआ नारा उठा,
तलवारें हवा में उठी और दूसरे क्षण झूमती तलवारों को थामे थामे सिखों का एक जत्था, जिसके बीच अन्य लोगों के साथ बड़ा ग्रंथी भी था, नारे लगाता, दुश्मन को ललकारता ढलान उतरने लगा। केस खुले हुए पत्थरों पर उनके पैर उल्टे सीधे पड़ रहे थे। उन्होंने जैसे मरने मारने की ठान ली थी। गुरुद्वारे के अंदर बाएं हाथ की दीवार के साथ स्त्रियों और बच्चों का जमघट था। बढ़ते चित्कार में सभी औरतें जैसे स्वयं ही सिमटकर एक जगह पर आ गई थी। जसवीर कौर का चेहरा मदहोश सा हुआ जा रहा था। उसकी कमर से लटकती कृपान की मूठ को अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। अपने आप ही स्त्रियां गायत्री का पाठ करने लगी थी। गुरुद्वारे में उनकी गुनगुनाती आवाज़ धीरे धीरे ऊंची उठने लगी। तभी बाएं हाथ लगी एक छोर पर खड़े मकान के पीछे से आग के शोले ऊंचे उठने लगे और वातावरण में पहले से भी अधिक लाली घुलने लगी। आग लगी है, स्कूल के पास की गली में आग लगी है, किशन सिंह ने के घर को आग लगी है। जसवीर ने सुना, पर जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। उसके शरीर में बार बार एक लहर सी उठ रही थी और आंखों के सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे सब चीज़ें तैर रही हों, अधखिली रोशनी में उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। वह स्त्रियों के बीच ऐन रोशनी के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर से अब भी जैसे जलाल टपक रहा था। गली के बाएं सिरे का मोर्चा भुरभुरा कर गिर गया। चांदनी में नहाई ढलान पर कुछ आदमी रेंग रेंग कर चढ़ते नजर आए। छत पर खड़े निहंग सिंह ने उन्हें सबसे पहले देखा। उसने किशन सिंह को बताया, लेकिन किशन सिंह न केवल निराशा में सिर हिला दिया। ढलान चढ़ने वालों की काली रेंगती आकृतियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी और अब आग की लौ में वे साफ नजर आने लगे थे। पर कहाँ था असला जो उन पर गोली चलाई जाती? किशन सिंह ने 2 बार फायर किया, पर फिर चुपचाप बैठ गया। गुरुद्वारे के बाहर खड़ा सिखों का एक और जत्था बाल खोले नंगी तलवारें हाथ में लिए बाईं ओर गली में आगे बढ़ने लगा, क्योंकि गली के सिरे वाला मोर्चा टूटने पर तुर्क इसी रास्ते गुरुद्वारे पर हमला करने वाले थे। तभी चिल्लाहट भरी आवाज़ें आईं, 2-4 गोलियां चलने की आवाज़ आई। फिर सहसा आसमान को चीरती हुई आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, और तलवारें झुलाते सरदार गली के अंधेरे में खो गए। उसी वक्त गुरुद्वारे में से उजले कपड़े में मलबूस स्त्रियों की एक डार सी निकली। आगे आगे जसवीर कौर थी, अधमुदी आंखें, तमतमाता चेहरा। लगभग सभी औरतों ने अपने दुपट्टे सिर पर से उतारकर गले में डाल लिए थे। सभी के पैर नंगे थे, सभी के चेहरे तमतमा रहे थे। मंत्रमुग्ध सी वे गुरुद्वारे में से निकलती आ रही थी। तुर्क आ गए, तुर्क आ गए, कुछ औरतें चिल्ला रही थी। कोई गुरुवाणी का पाठ कर रही थी, कोई जैसे उन्माद में चिल्लाए जा रही थी, जहाँ मेरा सिंहवीर गया है वहाँ मैं भी जाऊँगी। कुछ एक के साथ उनके बच्चे थे। 2-1 ने बच्चों को गोदी में उठा रखा था। कुछ एक अपने बच्चों को कलाइयों से पकड़े अपने साथ घसीटती लिए जा रही थी। गुरुद्वारे में से निकलकर औरतों की यह डार गली में दाईं ओर बाएं हाथ घूम गई। फिर कुछ दूर जाकर वहाँ 2 घरों के बीच छोटी सी पगडंडी ढलान पर नीचे उतरती थी और बल खाती सीधी कुएं तक चली गई थी। उसी ओर स्त्रियां बढ़ती जा रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा था। लपलपाती आग की लपटें अब 2 जगहों से उठने लगी थी। ढलान पर, मकानों की दीवारों पर, गली के ईंटों के फर्श पर लपटों के साए नाच रहे थे। नदी के जल में लाल लपटों का साया झिलमिला रहा था। पानी अपने आप ही लाल होने लगा था। इस चित्कार में घरों के किवाड़ तोड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। कस्बे में लूटपाट शुरू हो गई थी। गुरुद्वारे के सामने गली के बीचों बीच निहंग सिंह बर्चा ऊंचा उठाए चिल्ला रहा था, आओ तुर्को आओ, किसमें सकत है, आओ, मैं ललकारता हूँ, आओ। स्त्रियों का झुंड उस पक्के कुएं की ओर बढ़ता जा रहा था जो ढलान के नीचे दाएं हाथ बना था और जहां गांव की स्त्रियां नहाने, कपड़े धोने, बतियाने के लिए जाया करती थी। मंत्रमुग्ध सभी उसी ओर बढ़ती चली जा रही थी। किसी को उस समय ध्यान नहीं आया कि वे कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। छिटकी चांदनी में कुएं पर जैसे अप्सराएं उतरती आ रही हों। सबसे पहले जसवीर कौर कुएं में कूद गई।
उसने कोई नारा नहीं लगाया, किसी को पुकारा नहीं, केवल वह गुरु कहा और कूद गई। उसके कूदते ही कुएं की जगत पर कितनी ही स्त्रियां चढ़ गईं। हरि सिंह की पत्नी पहले जगत के ऊपर जाकर खड़ी हुई, फिर उसने अपने 4 साल के बेटे को खींचकर ऊपर चढ़ा लिया, फिर एक साथ ही उसे हाथ से खींचती हुई नीचे कूद गई। देव सिंह की घरवाली अपने दूध पीते बच्चे को छाती से लगाए ही कूद गई। प्रेम सिंह की पत्नी खुद तो कूद गई, पर उसका बच्चा पीछे खड़ा रह गया। उसे ज्ञान सिंह की पत्नी ने माँ के पास धकेलकर पहुँचा दिया। देखते ही देखते गांव की 10 औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। जब तुर्क सचमुच गली के बाएं सिरे से लाशों को रौंदते हुए गुरुद्वारे की ओर बढ़ने लगे तो गुरुद्वारे में एक भी स्त्री नहीं थी। कुएं के अंदर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ें, बच्चों के बिगड़ाट सुनाई दे रहे। गांव के पास जगह जगह से अल्लाह अकबर और सत श्री अकाल के नारों के साथ कुएं में से डूबती औरतों और बच्चों की चीखें मिल गई थी। चांदनी पीली पड़ गई थी, धीरे धीरे पौ फटने लगी। रात का इंद्रजालिक वातावरण फिर से छिन्न भिन्न होने लगा। स्वच्छ शीतल हवा रोज की तरह बहने लगी। गांव के बाहर पके गेहूं के खेत इस हवा में झूमने लगे। हवा में लुकाटों की महक थी। नदी की ओर से हवा का झोंका आया। लुकाटों की महक से लदा हुआ उसमें उन सफ़ेद फूलों की भी भीनी भीनी गंध मिली थी जो इस मौसम में झाड़ियों पर उगते थे। किसी किसी वक्त लुकाटों के बाग में से तोतों का एक झुंड पर फड़फड़ाता, चींची करता उड़ जाता। नदी का पानी नीला नीला हो रहा था। हवा का झोंका आता तो पानी में झुरझुरी सी होती। न जाने रात के किस पहर लूटपाट बंद हो गई थी। अधिक घरों की भी आग नहीं लगाई गई, क्योंकि गुरुद्वारे वाली गली को छोड़कर गांव की प्रत्येक गली में मुसलमानों और सिखों दोनों के घर पाए जाते थे। स्कूल अलग अलग थे या नुक्कड़ वाले कुछ घर अलग थे। सुबह होने पर आग की लपटें मंद पड़ गई थी। छोटे छोटे घर थे, जलकर राख होते देर नहीं लगी। सुलगते घरों में से अब पीला पीला धुआं अधिक निकलने लगा था। गुरुद्वारे के अंदर एक बत्ती अभी भी जल रही थी। एक और युद्ध परिषद के चारों सदस्य अंतिम घड़ी का जैसे इंतजार कर रहे थे। तेजा सिंह थके मांदे गुरुद्वारे की रसद वाली कोठरी में गेहूं की एक बोरी पर सिर झुकाए बैठे थे। किशन सिंह अभी भी छत पर अपनी कुर्सी पर बैठा था। एक निहंग सिंह बर्छा लिए अभी भी दरवाजे की ओट में खड़ा था। जब रोशनी फैलने लगी तो चीलें और कौवे ढेरों के ढेरों आसमान में उड़ने लगे। अनेक गिद्ध भी मंडराते हुए आ गए। स्कूल के बाहर खड़े एक रुंड मुंड पेड़ पर 10-15 गिद्ध आकर बैठ गए थे। छोटे छोटे सिर, बड़ी बड़ी पीली चोंचें। कुछ गिद्ध कुएं की जगत पर भी आ बैठे थे, जहां लाशें फूलने लगी थी और फूल फूल कर कुएं के मुंह तक पहुंचने लगी थी। घरों की मुंडेरों पर भी जगह जगह गिद्ध आकर बैठ गए थे। गलियां सुनसान पड़ी थी। बिखरी लाशें गांव की निस्तब्धता को और भी गहरा बना रही थी। अब गांव की गलियों में कोई धीरे से भी चलता तो उसके पैरों की चाप गूंजती। बलवाई लूटपाट का सामान लेकर लौट गए थे। बहुत से मारे गए थे। गुरुद्वारे के कुएं की ओर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह औरतों के परांदे, चुन्नियाँ, चूड़ियाँ गिरी पड़ी थी। गुरुद्वारे के निकट विशेष रूप से हाथों में से टूटकर गिरी चूड़ियों के टुकड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। गलियों में टूटे खाली संदूक, कनस्तर, खाटे लूटपाट की कहानी कह रहे थे। मकानों के किवाड़ कहीं अधखुले तो कहीं टूटे पड़े थे। जगह जगह उस आंधी के निशान थे जो रात भर चलती रही थी, पर लड़ाई अभी बंद नहीं हुई थी। मोटे कसाई का बड़ा लड़का छिप लुक कर गुरुद्वारे की पिछली लकड़ियों पर तेल छिड़क कर आग लगाने की तैयारी कर रहा था। सहसा वायुमंडल में एक अजीब सा शब्द सुनाई देने लगा। गहरा धीमा घराता सा शब्द। यह आवाज़ क्या थी? यह आवाज़ कोठरी में बैठे तेजा सिंह ने भी सुनी। गुरुद्वारे की छत पर तैनात किशन सिंह ने भी सुनी। शेखों की हवेली में भी सभी के कानों में पड़ी। सभी ठिठक गए। मोटे कसाई का बेटा भी ठिठक गया, जो गुरुद्वारे को आग लगाने जा रहा था। ये कैसी आवाज़ थी? घरघराती गहरी सी आवाज़ जो बराबर ऊंची होती जा रही थी। दरवाज़ों दीवारों की ओट में खड़े या बैठे इक्के दुक्के लोग बाहर झांकने लगे। किशन सिंह कुर्सी पर से उठ बैठा और भागकर मुंडेर के पास जा खड़ा हुआ। हवाई जहाज़ था, बड़ा सा, बड़े बड़े काले डैनों वाला हवाई जहाज़।
घाटियों पहाड़ियों के ऊपर डैने फैलाए घघराता गांव की ओर आ रहा था। किसी किसी वक्त उसके डैने स्याह काले पड़ जाते, पर किसी वक्त वे चांदी की तरह झिलमिलाने लगते। कभी उसका दायां डैना नीचे की ओर झुक जाता, कभी बायां। हवाई जहाज हवा में मानो अटखेलियां करता चला आ रहा था। जब वह नज़दीक पहुंचा तो लोग उठ उठकर बाहर आने लगे। गलियों छतों चबूतरों पर आ आकर लोग खड़े हो गए और बड़ी उत्सुकता से हवाई जहाज की ओर देखने लगे। गांव के ऊपर उड़ते समय जहाज और भी नीचा हो आया था और जहाज के अंदर बैठा चालाक गोरा फौजी अपना हाथ हिला हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी ऐनकों के नीचे कुछ लोगों को उसकी मुस्कुराहट नजर आ गई थी। मुस्कुराया है, मैंने खुद देखा है, बाहर खड़ा एक लड़का दूसरे से बोला। उसने हाथ में सफ़ेद रंग का दस्ताना पहन रखा है, यो हाथ हिला रहा था, तूने नहीं देखा? सभी हाथ थम गए। अब और कुछ नहीं होगा। अंग्रेज तक फसाद की खबर पहुंच गई है। अब कोई आग नहीं लगाएगा, बंदूक नहीं चलाएगा। मोटे कसाई के बेटे ने, जिसने गुरुद्वारे की खिड़कियों पर तेल छिड़क दिया था और बस दिया सलाई लगाने की ही देर थी, अपने हाथ खींच लिए। लोग मुंह बाएं हवाई जहाज की ओर देखते जा रहे थे। कॉकपिट में बैठे गोरे सिपाही ने गुरुद्वारे के ऊपर से उड़ते हुए हाथ हिलाया। नीचे छत पर खड़े किशन सिंह को लगा जैसे गोरे हवाबाज ने उसी को लक्ष्य करके हाथ हिलाया। उसने अपने साथी सैनिक का अभिवादन किया। किशन सिंह, जो अभी तक परेशान और बदहवास खड़ा था, उठकर अटेंशन खड़ा हो गया और एड़ियाँ टकराकर सैल्यूट मारी। आखिर सैनिक ही होते हैं। एक सैनिक दूसरे सैनिक को सैल्यूट किए बिना नहीं रह सकता। किशन सिंह का दिल बल्लियों उछलने लगा। बर्मा की लाम में हर शाम वह अपने कप्तान जैक्सन से मिलने जाया करता था। जैक्सन हमेशा बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता था और उसके सैल्यूट का जवाब बाकायदा सैल्यूट से दिया करता था। किशन सिंह ने भावोद्वेग में ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाते हुए चिल्लाकर कहा, गॉड सेव द किंग साहिब, गॉड सेव द किंग। हवाई जहाज आगे जा चुका था और अब शेखों की हवेली के ऊपर से उड़ रहा था। किशन सिंह आंखें फाड़ फाड़ कर उस ओर देखने लगा। शेख के घर की छत पर भी लोग चढ़ आए थे और हाथ हिला हिलाकर अंग्रेज हवाबाज का अभिवादन करने लगे थे। किशन सिंह देखना चाहता था कि गोरे सैनिक ने मुसलों के अभिवादन का जवाब दिया है या नहीं, और उसे सचमुच लगा जैसे पायलट ने सचमुच हाथ अंदर खींच लिया है। यह देख किशन सिंह को हार्दिक खुशी हुई। वह खड़े खड़े चहक उठा। 2 दिन पहले आ जाते साहब तो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, मगर कोई फिक्र नहीं। फिर किशन सिंह को जोश आ गया। मुठ्ठियाँ भींचकर शेखों के घर की ओर देखकर चिल्लाकर बोला, अब चलाओ गोली मुसलो, लो मैं सामने खड़ा हूँ, चलाओ गोली। अब क्यों नहीं चलाते? पहले बड़े शेर बनते थे, अब चलाओ गोली। और भारी भरकम देह वाला किशन सिंह मुंडेर के पास खड़ा हाथ झुलाता, मुठ्ठियाँ दिखाता पागलों की तरह नाचने लगा। तेरा सिंह सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी शहर पहुंचना होगा और पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर साहब को इन सारी घटनाओं का ब्यौरा देना होगा। सारे नुकसान की फहरिस्त बनाकर उन्हें देनी होगी। अब आए तो क्या आए, पर कोई बात नहीं, हमने भी अच्छे भूने हैं मुसले, फिर कभी हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। गुरुद्वारे के पिछवाड़े में खड़े मोटे कसाई के बेटे ने मिट्टी के तेल की बोतल नारी में उड़ेलकर चबूतरे के नीचे छिपा दी। सूखी थिगलियाँ गुरुद्वारे के एक झरोके में से अंदर को फेंक दी और दिया सलाई से सिगरेट सुलगाकर सिगरेट के कश लेता हुआ जिधर से आया था उधर ही लौट गया। हवाई जहाज़ ने कस्बे के अंदर 3 चक्कर लगाए। तीसरा चक्कर लगाते समय नीचे खड़े लोग गांव में भी हाथ हिला हिलाकर उसके अभिवादन का जवाब दे रहे थे। 3 चक्कर लगाने के बाद वह अन्य गांवों की ओर आगे बढ़ गया। कस्बे का माहौल बदल चुका था। लोग बाहर आने लगे थे। लड़ाई बंद हो गई थी। लाशें ठिकाने लगाई जाने लगी। कुछ लोग अपने गहने कपड़ों की जाँच करने अपने अपने घरों की ओर चल दिए कि क्या बचा है, क्या कुछ लूट लिया गया है। सेवादार और निहंग सिंह गुरुद्वारे को धोने साफ करने में लग गए। उधर शेख के हुक्म से मस्जिद भी बुहाई धोई जाने लगी। दोनों समुदाय के लोग अपने अपने धर्मस्थल को धो धोकर साफ कर रहे थे। जिस जिस गांव पर हवाई जहाज़ उड़ता गया वहीं पर ढोल बजने बंद हो गए, नारे लगाए जाने बंद हो गए, आगजनी और लूटपाट बंद हो गई।